मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी क्लास 10th के चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स से हम लोग आज टॉपिक करने वाले हैं द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ओके, देखिए ये हमारा जो टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इस टॉपिक में हम लोग द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कंजर्वेशन इज। कंजर्वेशन क्या है इसको समझते हैं। देखिए जब हम लोग कंजर्वेशन कहते हैं तो उसका मतलब है कि जो भी स्पीसीज है, एग्जिस्टिंग स्पीसीज जो है उसके पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना है डिक्लाइन होने से, ठीक है। और साथ ही साथ जो उनका नेचुरल हैबिटेट है उसकी क्वालिटी को सस्टेन करना है। उनके पॉपुलेशन के ब्रीडिंग के लिए, ग्रोथ के लिए जो नेसेसरी जो नेचुरल कंडीशन है वो क्रिएट करना है, उसको सस्टेन करना है। सो कंजर्वेशन इज प्रिजर्विंग द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड लाइफ सपोर्ट। कंजर्वेशन मीन्स प्रिजर्विंग द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इकोसिस्टम में जो भी कंपोनेंट्स आपस में कनेक्टेड है और जो भी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, एयर, वाटर और सॉइल। हम लोग ये चीज़ें देखते हैं, लैंड, एयर, वाटर, ये हमारे इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं। जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ है उसको सपोर्ट करते हैं, उनके इंटरेक्शन को सपोर्ट करते हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करना है। साथ ही साथ ऑल्सो प्रिजर्विंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग। हम लोगों ने अभी बात किया है कि जो स्पीसीज है उनका जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, ठीक है ना, जो प्लांट्स या एनिमल्स की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको भी प्रोटेक्ट करना है। और उनके ग्रोथ के लिए, उनके पॉपुलेशन के बढ़ने के लिए जो ब्रीडिंग की कंडीशन चाहिए वो भी प्रोवाइड करना है। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडिया में 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। सो हम लोग इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। सो इंडियन Wildlife Protection Act was introduced in 1972, and in this act, various provisions for protecting habitats were suggested, were implemented, were regulated। ठीक है, इस एक्ट में बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए जो स्पीसीज के जो नेचुरल हैबिटेट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस किए गए, यहाँ पे लीगल प्रोविजन किए गए। उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका, तो प्रोटेक्शन ऑफ द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी जो भी सर्टेन इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनका जो भी पॉपुलेशन रिमेनिंग है, जो पॉपुलेशन बचा हुआ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं। लीगल प्रोटेक्शन टू द हैबिटेट्स ऑफ सर्टेन एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स के हैबिटेट को लीगली प्रोटेक्ट किया गया। हंटिंग बैन किया गया, पोचिंग बैन किया गया। सो बैन ऑन हंटिंग एंड पोचिंग। ओके, हंटिंग और पोचिंग बैन होने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेनी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखिए बहुत सारे जगहों पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इस्टेब्लिश किए गए। देखिए हम लोगों ने सिविक्स में ना जो फेडरलिज्म चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा था कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें फॉरेस्ट भी आता है। तो फॉरेस्ट के ऊपर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट भी रेगुलेट कर सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी रेगुलेट कर सकते हैं। ओके, सो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के इस्टेब्लिशमेंट के बाद हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट रन किए गए, बहुत सारे कैंपेन लॉन्च किए गए हैं, ठीक है ना। सो लॉन्चिंग ऑफ सेवरल प्रोजेक्ट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मैनी थ्रेटेंड स्पीसीज इंक्लूडिंग द टाइगर, द वन हॉर्न्ड राइनोसेरॉस, द कश्मीरी स्टैग और हंगोल, 3 types of crocodiles, freshwater, saltwater and घड़ियाल्स, and we see the Asiatic line। बहुत सारे जो स्पीसीज थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ना प्रोजेक्ट चलाया गया, जैसे द टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट वन हॉर्न राइनोसेरॉस, ठीक है, प्रोजेक्ट कश्मीरी स्टैग, यानी कश्मीरी स्टैग को बचाने के लिए अलग प्रोजेक्ट चलाया गया। घड़ियाल है उसको बचाने के लिए अलग प्रोजेक्ट चलाए गए,
ठीक है। जो एशियाटिक लाइन है उनको बचाने के लिए अलग से प्रोजेक्ट चलाए गए। तो अलग अलग स्पीसीज़ के प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट रन किए गए, ठीक है। यानी पर्टिकुलर एक स्पीसीज़ के लिए पर्टिकुलर एक अलग से प्रोजेक्ट चलाया गया, कैंपेन चलाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी हम लोगों ने जो भी स्पीसीज़ के नाम लिए हैं, द टाइगर, द वन हॉर्न्ड राइनोसेरॉस, द कश्मीरी स्टैग, 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स एंड द एशियाटिक लायंस। इनके अलावे भी हाल फिलहाल में बहुत सारे स्पीसीज़ को इंक्लूड किए गए हैं, जिनमें हम लोग क्या देखते हैं, इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक या चिंकारा, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द स्नो लियोपार्ड, ठीक है ना। सो मोस्ट रिसेंटली लीगल प्रोटेक्शन हैज़ गिवन टू द इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, चिंकारा, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड स्नो लियोपार्ड। तो हम लोग इस टॉपिक को द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जो मेन प्रोविज़न है उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ये जो पॉइंट्स हैं ये आपने काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। थैंक यू।